वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 112 है। यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। ठीक है, इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, इसमें इंपॉर्टेंट है सारे के सारे 20 प्रश्न। इन सभी टेस्ट की आप पीडीएफ और फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नंबर उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 112 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो पहला प्रश्न है, टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कैरिबियन सागर में, चीन सागर में, अरब सागर में, काला सागर में। बताइए। टॉर्नेडो जो प्रबल उष्णकटिबंधीय साइक्लोन है, यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन साइक्लोन है, सॉरी ट्रॉपिकल साइक्लोन है, कहाँ उठते हैं ये? कैरिबियन सागर में। तो टॉर्नेडो जो है समस्त उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधों में आते हैं, परंतु कैरिबियन सागर और अमेरिकी क्षेत्र प्रमुख टॉर्नेडो प्रवण क्षेत्र हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? बताइए। प्रशांत तट, अलास्का, मिसिसिपी मैदान, अटलांटिक समुद्री तट। टॉर्नेडो एली यूएसए में किसको कहा जाता है? मिसिसिपी मैदान। देखिए, टॉर्नेडो प्रभावित जो बृहद मैदानी भाग है वो टॉर्नेडो एली के नाम से प्रसिद्ध है, और इस टॉर्नेडो एली में मुख्यतः मिसिसिपी, मिसौरी घाटी में टेक्सास, ओक्लाहोमा, कांसास और नेब्रास्का राज्य जो हैं सम्मिलित हैं। तो सी करेक्ट है। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप पेड सीरीज से जुड़ सकते हैं आर ओ की। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? कौन सा क्षेत्र है जो अधिक प्रभावित होता है इनमें से? इसका उत्तर है चीन सागर। ठीक है, बी है इसका आंसर। तो टाइफून जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इनकी उत्पत्ति चीन सागर के आसपास 100 डिग्री से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तरी गोलार्ध में होती है। हॉर्मुज़ जल संधि पाई जाती है कहाँ पर? हॉर्मुज़ जल संधि कहाँ पाई जाती है? फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच। प्रश्न इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड भी है, बहुत पूछते हैं एग्जाम में इसको। तो फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी सही आंसर हो जाएगा। हॉर्मुज़ जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य जो है अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है वह कौन सा है? एशिया और नॉर्थ अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है वो है बेरिंग जलडमरू मध्य। ए है इसका आंसर। तो एशिया एवं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को बेरिंग जलडमरू मध्य अलग करता है। 92 किलोमीटर चौड़ी ये जलसंधि उत्तर में चुकची सागर, ठीक है, जो कि आर्कटिक महासागर का एक भाग है, और दक्षिण में स्थित बेरिंग सागर जो कि पैसिफिक ओशियन का एक भाग है, उसको जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। मलक्का जल संयोजक या जल संधि में आने जाने की सुविधा है हिंद महासागर से चीन सागर तक, लाल सागर से भूमध्य सागर तक, अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक, या भूमध्य सागर से काला सागर तक। ए है इसका आंसर, हिंद महासागर से चीन सागर तक। देखिए, मलक्का जल संधि जो है वो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है, और यह हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, और इस जल संयोजक के माध्यम से हिंद महासागर और चीन सागर तक आवागमन की सुविधा है। तो ए करेक्ट है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित जलडमरू मध्य में से किस एक से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? कहाँ से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? डोबर जलडमरू मध्य, ऑप्शन नंबर सी। तो डोबर जलडमरू मध्य जो है इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को संयुक्त करता है। ठीक है, और इंग्लिश चैनल के पूर्वी भाग पर अवस्थित जो डोबर जलडमरू मध्य है, इसमें जो है इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ने वाली 3 जलीय रेल सुरंग बनाई गई हैं, और ये जो सुरंगें हैं वो इंग्लैंड के फॉल्टन स्टोन एवं फ्रांस के क्लैश को जोड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। लोम्बोक जलडमरू मध्य किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है? लोम्बोक, एक तो लोम्बोक के मध्य होगा, ठीक है, तो लोम्बोक होना चाहिए आंसर में। लोम्बोक और साथ में बाली, बाली और लोम्बोक। तो लोम्बोक जलडमरू मध्य इंडोनेशिया के बाली एवं लोम्बोक द्वीपों के मध्य स्थित है। यह जलडमरू मध्य जावा सागर को हिंद सागर से जोड़ता है।
क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? मलक्का, बॉस्फोरस, हॉर्मुज, बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो बाब अल मंदेब जो जल संधि है वो हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है। हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। बॉस्फोरस जल संधि काला सागर मरमरा सागर को। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है चारों के चारों और रिपीटेशन होते ही रहता है इनका। 10वां प्रश्न है, फारस की खाड़ी निम्नलिखित में से किससे सीमा नहीं बनाती? बहरीन, कुवैत, इराक, यमन। फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है यमन से, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, फारस की खाड़ी पश्चिम एशिया में हिंद महासागर का एक विस्तार है जो ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच फैला हुआ है। संयुक्त राष्ट्र इस जल स्रोत को फारस की खाड़ी के रूप में परिभाषित करता है, ठीक है। पर्शियन गल्फ। देखिए, इस जल स्रोत के चारों ओर की भूमि को 8 खाड़ी देशों बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा संयुक्त रूप से साझा किया जाता है। यमन नहीं है इसमें। और इन खाड़ी देशों का कच्चे माल और प्राकृतिक गैस का प्रमुख उत्पादक होने के कारण इनके बीच आर्थिक हितों की भी समानता है। और इस तरह जो है खाड़ी देश वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। फारस की खाड़ी के कारण इस क्षेत्र का जो है भू राजनीतिक महत्व बढ़ जाता है, ठीक है। पर्शियन गल्फ और अरेबियन गल्फ, ठीक है, ये है, देखिए मैप इसका। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। सुएज कैनाल के बारे में प्रश्न है। सुएज कैनाल के या नहर के बन जाने के कारण भारत और यूरोप के मध्य की जो सामुद्रिक दूरी है उसमें कितनी कमी आई है? 5,000 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर, 8,000 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर? भारत और यूरोप के बीच जो सामुद्रिक दूरी है वो 7,000 किलोमीटर बन गई है सुएज नहर के बन जाने के कारण। कब शुरू हुई है? 1869 में, ये सन याद रखिएगा। तो सुएज नहर या कैनाल के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में 7,000 किलोमीटर की कमी आई है। सुएज नहर के बनने से पहले यूरोप वासियों को भारत पहुंचने के लिए अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए केप ऑफ गुड होप मार्ग के द्वारा भारत आना पड़ता था। और सुएज नहर में जो समुद्री यातायात है वो 1869 में प्रारंभ हुआ था। 12वां प्रश्न है, पनामा नहर जोड़ती है किसको? पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर और अंध महासागर को। अंध का मतलब यहाँ अटलांटिक से है। तो पनामा नहर जो है मध्य अमेरिका में पनामा के स्थल डमरू मध्य को काटकर बनाई गई प्रमुख जहाजी नहर है। यह अटलांटिक महासागर यानी अंध महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। सू नहर जोड़ती है किसको? सू नहर जोड़ती है सुपीरियर और ह्यूरन को। ये नॉर्थ अमेरिका की ग्रेट लेक्स हैं। तो सू नहर उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों यानी ग्रेट लेक्स में से जो 2 हैं सुपीरियर और ह्यूरन को जोड़ती है। वेस्ट टू ईस्ट इन ग्रेट लेक्स का क्रम भी पूछ लेता है, ठीक है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। ये हो गया वेस्ट टू ईस्ट। अगर ईस्ट टू वेस्ट पूछ ले तो ओंटारियो, इरी, ह्यूरन, मिशिगन और सुपीरियर, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। कील नहर जोड़ती है किसको? उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, ऑप्शन नंबर ए। कील नहर किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? इसका उत्तर है लुडविंगस नहर, ठीक है, लुडविंगस कैनाल, ऑप्शन नंबर सी। तो लुडविंगस नहर जो है दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। जो सॉल्ट सेंट मारी नहर है वो कनाडा में है। और वोल्गा डॉन नहर रूस में स्थित है, जो वहाँ की 2 प्रमुख नदियों वोल्गा और डॉन को आपस में जोड़ती है। सफ़ेद सागर नहर की बात करें तो ये रूस में स्थित है, जो सफ़ेद सागर और लेक ओनेगा को आपस में जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। और ये प्रश्न है सुएज कैनाल के बारे में। ऊपर भी था एक प्रश्न सुएज नहर के बारे में। तो सुएज नहर या कैनाल मिस्र में स्थित एक प्राकृतिक समुद्री जलमार्ग है और यह भूमध्य सागर को काला सागर की उत्तरी शाखा सुएज की खाड़ी से जोड़ती है।
देखिए, जो नहरें होती हैं वो मानव निर्मित होती हैं, ठीक है। जो नदियाँ होती हैं वो प्राकृतिक होती हैं, तो नहरें तो प्राकृतिक हो ही नहीं सकती। तो स्वेज नहर मिस्र में स्थित एक कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है। इसने गलत है ये वाला स्टेटमेंट, यहाँ कृत्रिम होना चाहिए, क्योंकि दूसरा सही है। भूमध्य सागर को लाल सागर की उत्तरी शाखा स्वेज खाड़ी से जोड़ती है, तो बी करेक्ट है। देखिए, वर्ष 1869 में स्वेज नहर खोली गई तथा इसने विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जो है बम्बई की कड़ी को और मजबूत किया। और स्वेज नहर मिस्र में स्थित एक कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है, प्राकृतिक नहीं है। यह जो है भूमध्य सागर को लाल सागर की उत्तरी शाखा स्वेज की खाड़ी से जोड़ती है, ठीक है। अगर नदियों और नहरों में कोई अंतर पूछ ले तो नदियाँ प्राकृतिक होती हैं और नहरें कृत्रिम, ठीक है। तो इस तरह के स्टेटमेंट मिले तो पढ़ते नहीं चले जाना, ठहरना भी है थोड़ी देर, ये पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। 17वां प्रश्न है, वर्ष के दौरान किसी भूमि पर एक से अधिक फसल उगाने को किस रूप में जाना जाता है? एकल फसली कृषि, बहुफसली कृषि, दोहरी फसली कृषि या तिहरी फसली कृषि? बहुफसली कृषि इसका आंसर है बी। देखिए, वर्ष के दौरान किसी भूमि पर उगाई जाने वाली एक से अधिक फसल को बहुफसल के रूप में जाना जाता है। यह किसी दी गई भूमि पर उत्पादन बढ़ाने का सबसे आम तरीका है और इसमें कुल भूमि पर खेती की जाती है और वर्ष के दौरान किसी भी समय कहीं भी भूमि को खाली नहीं छोड़ा जाता। ऑप्शन में जो और दो तीन हैं उनके बारे में बात करें तो एकल फसली कृषि या एकल कृषि वह तरीका है जिसके द्वारा एक कृषि क्षेत्र में एक बार में केवल एक ही फसल उगाई जाती है। द्विफसली कृषि की बात करें तो द्विफसली कृषि से तात्पर्य एक पंचांग वर्ष में दो फसलों या उत्पादों की कटाई से है। इस प्रकार सर्दियों के गेहूं की कटाई जो है वसंत ऋतु में और सोयाबीन की कटाई जो है पतझड़ में की जाती है। त्रिफसली कृषि की बात करें तो त्रिफसली कृषि एक वर्ष में एक ही भूमि पर एक के बाद एक तीन अलग अलग फसलें उगाने की प्रथा होती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। एंथ्रेसाइट क्या है? क्या है एंथ्रेसाइट? सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है, वाणिज्यिक प्रयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला है, निम्न कोटि का भूरा कोयला है या मुलायम और नमी की उच्च मात्रा वाला कोयले का एक रूप है एंथ्रेसाइट? एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है और सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है ये। ए है इसका आंसर। तो देखिए, एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। एंथ्रेसाइट को कठोर कोयला या काले कोयले के रूप में जाना जाता है। इसमें उच्चतम कार्बन सामग्री, सबसे कम अशुद्धियाँ और सभी प्रकार के कोयले की उच्चतम ऊर्जा घनत्व है। एंथ्रेसाइट जो है कठिनाई से प्रज्वलित होता है और एक छोटी नली और धूम रहित लौ के साथ ये जलता है। एंथ्रेसाइट को मानक ग्रेड में वर्गीकृत किया गया है जिसका उपयोग मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन में किया जाता है और एंथ्रेसाइट वैश्विक कोयला भंडार का लगभग 1% है केवल और दुनिया भर के कुछ ही देशों में इसका जो है खनन किया जाता है, ठीक है। यह है कोयले के प्रकार, यह है विवरण। अगर विटुमिनस की बात करें तो विटुमिनस वाणिज्यिक उपयोग में सबसे लोकप्रिय कोयला है, यानी ऑप्शन नंबर बी में जो था वो विटुमिनस के लिए लाइन थी। और लिग्नाइट कोयला निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है और पीट कोयला जो है मुलायम और नमी की उच्च मात्रा वाले कोयले का एक रूप है, ठीक है। तो ये बी में था या सी में था या डी में था और ए में था एंथ्रेसाइट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। देश का एकमात्र उद्योग कौन सा है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है? ठीक है, कच्चे माल से उत्पाद तक। वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग। पूरी तरह से आत्मनिर्भर और पूर्ण है। लोहा तो नहीं है, जहाज निर्माण नहीं है, कागज नहीं है, इसका उत्तर है वस्त्र उद्योग। देखिए, वस्त्र उद्योग देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है। वस्त्र उद्योग को आत्मनिर्भर माना जाता है क्योंकि पहले चरण में उत्पादों का उपयोग उत्पादन के अगले चरण के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है और यह कच्चे माल के उत्पादन से लेकर तैयार माल की विपणन तक सभी गतिविधियों को करता है और प्रत्येक चरण में पर्याप्त मात्रा में जोड़ा जाता है जिससे उत्पाद के मूल्य में जो है वृद्धि होती है और परिणाम स्वरूप होता है मुनाफा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आज अंतिम प्रश्न है। भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना डैश वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोगों के लिए की जाती है? 16 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 14 वर्ष? बताइए, भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना करनी है तो कितना होना चाहिए यहाँ? 14 वर्ष तो बहुत ज़्यादा है, 7 वर्ष होगा, ठीक है। 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी।
तो साक्षरता दर एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या का प्रतिशत है। वह व्यक्ति जिसकी आयु किसी विशेष समय में 7 वर्ष या उससे अधिक हो, जो समझ के साथ पढ़ और लिख सके, साक्षर है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बात करें तो केरल में सबसे अधिक साक्षरता दर है 94% और बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है बिहार में 61.80%। और कुछ थोड़ा देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो साक्षरता दर है वो 74.04% है और पुरुषों की इसमें बात करें तो 82.14% और महिलाओं की 65.46%। वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनुसार देश में जो है साक्षरता में 9.2% की दर से वृद्धि हुई है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हमेशा रहेंगी इंपॉर्टेंट जब तक 2021 की जनगणना के आंकड़े नहीं आ जाते। 10 वर्ष में होती है जनगणना। तो 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, यूपीपीसीएस की भी और आरओ एआरओ की भी। इन सभी टेस्ट का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। एक पीडीएफ में 100 प्रश्न है, पीडीएफ मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही। बाकी हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इन टेस्ट को आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों में, ठीक है, और एक लाइक कर सकते हो अगर टेस्ट पसंद आता है तो। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा।